जो लोग कपड़े निकाल कर चिल्ला कर कहते थे कि महंगाई हो गई, महंगाई होगी, लेकिन आज वो लोग चुप हैं। जो आज विपक्ष की भूमिका जिनको निभानी चाहिए वो खुद फंसे हुए हैं बेचारे। ये किसी के हित से नहीं है। जो चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाके किसी के यहाँ गिरवी रख सकते हैं, जो चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक बन चुके हैं, आज वो लोग किसी गांव में बढ़ के दिखाओ। सब चीज़ों में घोटाले है। कोई चीज़ आप बता दो मुझे जिसमें घोटाला नहीं है। जब नौकरियों की बात आती है तो बाहर के लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। इतने ओछे काम करेंगे, इतने छोटे स्तर पे जाएंगे कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। उन सब की पोल जो है बाहर आकर के खोलूंगा। आए दिन घोटालों पर घोटाले देखने को मिल रहे हैं। अब अभय चौटाला बाहर है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की भूमिका जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है कि सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूर्ण रूप से डरा करके रखा हुआ कि मैं जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बनूंगा कैबिनेट की पहली मीटिंग में किसान का कर्जा माफ करूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस कमेटी का मेंबर था जिसने ये बिल ड्राफ्ट किए थे। वो किस मुंह से हाउस में खड़ा होकर के ये कहेगा कि भाई ये कानून गलत बने। अगर ये कानून सही होते तो फिर सरकार को बात करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने ये तय किया था कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो ये लोग नंगे हो जाएंगे, तो मैं हुड्डा जी को नेता मानूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो पार्टी के कद्दावर नेता और जुबान के धनी अभय सिंह चौटाला। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि 90 दिन के बावजूद भी किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, उसका कितना प्रभाव पड़ा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। अभय जी, स्वागत है आपका बिंदास। बहुत धन्यवाद आपका। 90 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, आपने इस्तीफा भी दे दिया, अभी तक भी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। ये जो मौजूदा सरकार है सेंटर की जो है जी। इन्होंने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया जी। और इसकी रूपरेखा कोई इस लॉकडाउन में नहीं बनी। बहुत पहले से इन्होंने ये तय कर रखा था कि किसी तरीके से मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनको किसान की ज़मीन का मालिक बनाया जाए और किसान को उस ज़मीन का जो मालिक है उसको लेबर के रूप में काम दिया जाए। बारी बारी कहते तो ये रहे कि हम किसान की आय दुगना करेंगे। अब दुगना करने की बजाय 3 कृषि के कानून बढ़ा दिए, जिसकी वजह से किसान को आने वाले वक्त में अपनी ना केवल ज़मीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा, बल्कि उस किसान को उस खेत में लेबर करनी पड़ेगी। इसी को लेकर के आज पूरे देश में जो है किसान के आंदोलन चल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी तो बयान देते हैं या उनका कोई मंत्री बयान देता है तो ये कहता है कि ये तो चंद लोगों का आंदोलन है। अगर चंद लोगों का आंदोलन था तो फिर 11 बार की बातचीत क्यों हुई? बिल्कुल। अगर ये कानून सही होते तो फिर सरकार को बात करने की जरूरत नहीं थी। अब इन्होंने एक नया काम शुरू किया है। हर स्टेट से 50-50, 100-100 लोग बुलाए हैं और उनको बुला करके अमित शाह की तरफ से एक ड्यूटी लगाई गई कि भाई आप इनको सबको इंस्ट्रक्शन दो कि आप जाओ और जा करके लोगों को समझाओ। लोगों की तो समझ में आई हुई बात है। जो लोग समझाने के लिए भेजे जाते हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये गलत हुआ है। अभय जी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो आज भी बहुत सारे कद्दावर नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है और उनको भी ये कहा गया कि आप जाइए और समझाइए। मैं बताऊँ ना, पूरे देश में करी। हमारे यहाँ तो इन्होंने इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास किया था और उस प्रयास में पूरी तरह से विफल हुए। लोगों के विरोध का बड़ा सामना करना पड़ा। इन्होंने ट्रैक्टर मार्च किए बीजेपी की तरफ से, उस वक्त विरोध हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ लोगों को ड्यूटियाँ लगाई कि भी आप जाओ, जा कर के कोई महापंचायत करो, पंचायत करो, उसमें जा कर के समझाओ। यहाँ तक भी मुख्यमंत्री ने कैमला गांव में एक महापंचायत कृषि के
नाम की बुलाई, किसान के नाम की बुलाई। उस महापंचायत में प्रधानमंत्री को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा और प्रधानमंत्री को प्रोग्राम में जाने की बजाय वापस करनाल जाना पड़ा। ये जो कानून है, ये कानून थोपे गए हैं, बनाए नहीं गए। इन्होंने ये सोच करके कि हमने नोटबंदी करी, लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश था लेकिन विरोध नहीं किया, लोग सड़कों पे नहीं आए। इसी तरह 370 हटाई, तब इसका विरोध हो सकता था बहुत बड़ा, लेकिन क्योंकि कश्मीर के जितने भी नेता थे उन सबको इन्होंने नज़रबंद कर दिया 6-8 महीने के लिए। इसी तरह जो आपकी जीएसटी लगाई, तो तब भी ये लगता था कि व्यापारी खुल करके इसका विरोध करेगा, लेकिन व्यापारी ने मन में तो फैसला ले लिया, विरोध नहीं किया। इन्होंने ये मान लिया भी किसान के लिए भी ये कानून बना दो और ये ज़मीन किसी तरह से किसान से लेकर के अंबानी, अडानी, मल्टीनेशनल कंपनी को दे दो। लेकिन किसान जो है, जब उसको पता लगा कि इस तरह की तेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, तो उसने फिर अपना घर, खेत, बच्चे सब छोड़ दिए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी कीमत के ऊपर इस ज़मीन से बेदखल नहीं होऊंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने इस ज़मीन से कुछ पैदा करके इस देश का पेट भरा है, वहीं अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करने का काम किया है। अब भी प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए इसके ऊपर और वापस लेने चाहिए, लेकर के जो वायदे किए वो उनको पूरे करने चाहिए। उनका वायदा था, मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं उनकी, जिसमें उन्होंने खुद ये कहा है कि मैं जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, कैबिनेट की पहली मीटिंग में किसान का कर्जा माफ़ करूंगा। और उन्होंने अनेक सभाओं में ये बात कही थी कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, H2 के फार्मूले से इसको लागू करने का काम करेंगे और उसकी आय दुगनी हो, उसके लिए उसकी जो लागत मूल्य उसको भी प्रॉफिट के 50% ज़्यादा दे करके उस किसान को हमें ताकतवर बनाएंगे। लेकिन आज सारा उल्टा हो रहा है। आज इसी को लेकर के पूरे देश में पंचायतें हो रही है। लोगों ने राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके इस लड़ाई को लड़ा है। मैं बधाई देता हूँ किसान को इस बात के लिए कि उसने जो आपसी कोई मतभेद थे, चाहे पंचायत के चुनाव में किसी के आपसी बिगाड़ हुए, चाहे कोई और वजह से थे, उन्होंने सब चीज़ों को भुला दिया, लेकिन और बुला करके अब अपने भाईचारे को इकट्ठा किया है और अब उस लड़ाई को बहुत अच्छे ढंग से लड़ने की योजना भी लोग बना चुके हैं। लोगों को किसी ने जा कर के ये नहीं समझाया कि इस आंदोलन में तुम्हारी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि किसान ये समझता है कि अगर आज तू कहीं कमज़ोर पड़ गया तो कल जहाँ तेरी ज़मीन तेरे से जाएगी वहीं तेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए किसान ने सरकार के खिलाफ लामबंद होना शुरू कर दिया। अब केवल पंजाब और हरियाणा का एजिटेशन नहीं, केवल वेस्टर्न यूपी का, राजस्थान का नहीं, आज पूरे देश के अंदर किसान, चाहे वो महाराष्ट्र का है, चाहे वो कर्नाटका का है, चाहे वो केरला का है, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, अपने ढंग से इस बात का विरोध कर रहा है लगातार। प्रधानमंत्री को ये जो फैसला उन्होंने किस वजह से लिया उसमें सुधार करना चाहिए, अपने वायदे को पूरा करना चाहिए। एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो एमएसपी की गारंटी की बजाय लोकसभा चल रही है, एक नया बिल ले आए और ला करके एमएसपी की गारंटी दे कि हमने ये 23 फसल जो है जो एमएसपी में शामिल करी है, हम हर हालत में किसान की फसल खरीदेंगे। और इसको अगर कोई नहीं उस रेट से खरीदेगा तो फिर हम किसान को, जो नहीं खरीदने वाला होगा, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेंगे। किसान को उसके पैसे की भरपाई सरकार करके देगी। अभय जी, अगर हम किसानों की बात करें, जब इनका आंदोलन चला था आप शुरुआत से ही इनके साथ खड़े थे। आपने ये दावा भी किया था कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर 27 तारीख तक मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो आपने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन जो आपके विरोधी हैं, विपक्षी हैं, वो ये कहते थे कि ये सारी पॉलिटिकल बातें, इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आपने इस्तीफ़ा भी दिया। अब कहते हैं कि ये तो राजनीतिक फ़ायदा ढूंढ रहे हैं।
किस तरह से देखते हैं इन तमाम बयानों को? अगर इसमें कोई राजनीतिक फायदा है तो उनको भी इस्तीफे देना चाहिए। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की भूमिका जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर एक बात बहुत बार कही है और मैंने उनसे यहाँ तक भी कहा है कि भी आप किसी भी सामूहिक मंच पे आ जाओ, मैं सिर्फ 3 सवाल उनसे पूछूंगा। अगर वो उन 3 सवालों का जवाब दें और अगर जो लोग कैमरे लेकर के सामने खड़े हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं तो मैं हुड्डा जी को नेता मान लूँगा। हुड्डा जी ने तो सबसे पहले सुभाष चंद्रा को मेंबर पार्लियामेंट बनाने में कांग्रेस की हाई कमांड के आदेश के बावजूद उन्होंने सुभाष चंद्रा को वोट दिया और आर.के. आनंद को वोट देने की बजाय हरवाने का काम किया। तो चंद्रा कोई कैंडिडेट मेरा नहीं था, कोई INLD का नहीं था। चंद्रा तो बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट था, बीजेपी का था। और उसने मेरे ख्याल हुड्डा ने यही बात बीजेपी के साथ तय करी होगी भी आप सुभाष चंद्रा को खड़ा कर दो, इंडिपेंडेंट कर दो, हम आर.के. आनंद की बजाय इसके पक्ष में कैसे वोट दिया जाए, कैसे इसको जिताया जाए, उसका रास्ता निकालेंगे। और इन रास्ता निकाला, पेन की शाही बदल दी, पेन की शाही बदल दी, अपना वोट जो है बैलेट जो है खाली छोड़ दिया। तो आप बताओ कि उस वक़्त जो उनका जो भूमिका रही थी, क्या वो अपोजिशन की थी? उनकी भूमिका तो सीधी सीधी बीजेपी को मदद करने की थी। और उसके बाद अपने बेटे को जब इन्होंने राज्यसभा का मेंबर बनाया तो बीजेपी ने और जो प्रदेश थे जहां राज्यसभा के चुनाव थे, जहां बीजेपी के पास मतलब वोट की संख्या कम थी, उसके बावजूद भी बीजेपी ने अलग से, जहां उनको पता था कि तुम्हारा दूसरा मेंबर नहीं जीत सकेगा, वहां भी कैंडिडेट खड़े किए और कहीं हॉर्स ट्रेडिंग करके उनको जिताने की कोशिश करी गई। यहाँ तो सिर्फ 1 वोट का अंतर था और कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी गुटबाजी है कि अगर बीजेपी कोई कैंडिडेट खड़ा कर देती तो कांग्रेस के लोग ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा देते, वही नहीं जीतने देते उसको। 8 वोट ऐसे थे जो बिल्कुल इनके हुड्डा जी के पक्ष में नहीं जा सकते थे, कांग्रेस के इनके खिलाफ जाते। अब उसके बाद जब सेशन आया हमारा, उस सेशन के अंदर भी कांग्रेस की जो भूमिका है, सेशन तो एक रिकॉर्ड होता है, सेशन की प्रोसीडिंग लिखी जाती है, उसमें किन बातों को लेकर के इन्होंने वॉकआउट किया वो स्पष्ट लिखा हुआ है। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आ गया कि इन बिलों पे चर्चा कर लो, तो बहुत बढ़िया मौका था। स्पीकर ने खुला टाइम दिया, स्पीकर कहने लगा जितनी देर इस पे आप बोलना चाहोगे मैं टाइम दूंगा। क्या ये सरकार का सामना नहीं कर सके, इसलिए नहीं कर सकते थे कि सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूर्ण रूप से डरा करके रखा हुआ है और अपने साथियों को तो बेल में भेज दिया, सबको बेल में भिजवा करके नेम करवाया उनको, ताकि बाहर जाके कह दें भी हमें नेम कर दिया, हमारी बात सुनी नहीं गई, खुद वॉकआउट करके चला गया। तो क्या बीजेपी की मदद नहीं थी? इसलिए मैंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि जो लोग बारी बारी से जा कर के धरनों में और में कह रहे थे कि हम किसान के साथ हैं, हम किसान की ज़रूरत पड़ी तो सत्ता से बाहर होकर के किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो मैंने ये तय किया था कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो ये लोग नंगे हो जाएंगे और या फिर अगर ये हितैषी होंगे तो फिर सरकार के खिलाफ खुल करके सामने आना पड़ेगा। अगर हम अभय चौटाला की बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस को क्या करना चाहिए अब? कांग्रेस को नहीं, पहले तो वो लोग जो जेजेपी के और कुछ इंडिपेंडेंट्स जो आज भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जो किसानों के बीच में जाकर के किसान को समर्थन देने की बात करके आए थे, उन लोगों को अपनी बात को पूरा करना चाहिए। कांग्रेस की जो हालत है आज भी, कांग्रेस कहती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेंगे,
मुझे जो अंदाजा है, मेरी जो फीलिंग है वो ये है कि ये कोई इस्तीफा कोई मतलब प्रस्ताव नहीं लेंगे। ले आएंगे तो ये इतना ज़्यादा शोर शराबा करेंगे कि स्पीकर को 1-2 बार 3 बार हाउस एडजॉर्न भी करना पड़ सकता है। और फिर आखिर ऐसे हालात बना लेंगे ये अंदर कि नेम होकर के बाहर चलो, ताकि इन सब चीज़ों से बचा जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस कमेटी का मेंबर था जिसने ये बिल ड्राफ्ट किए थे। वो किस मुंह से हाउस में खड़ा होकर के ये कहेगा कि भाई ये कानून गलत बने, जिसके खुद के साइन है? वो तो फिर चिट्ठियाँ दिखा देंगे ना, या नहीं दिखाएंगे? अभय चौटाला का भय रहता था जब वो विधानसभा में होते थे, लेकिन अब अभय चौटाला बाहर है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि वहाँ कमी खलेगी? नहीं, मैं उस सेशन को बारीकी से देखूंगा, जाऊंगा मैं स्पीकर के ऑफिस में बैठ के देख लूँगा। आजकल लाइव चलता है, कहीं बैठ के देख सकता है आदमी। और मैं वो सारी चीज़ें, सरकार क्या कह रही है और कांग्रेस जो है वो कौन सी भूमिका में है, उन सब की पोल जो है बाहर आकर के खोलूँगा। सारा मीडिया वहाँ होता है, मीडिया में खुल करके सारी बात करूँगा। लोगों को ये मैसेज जरूर जाएगा मेरा कि अभय सिंह अगर हाउस में सरकार को घेर सकता है तो बाहर खड़ा होकर के सरकार को और ज़्यादा बुरी पटकड़ी दे सकता है। जी बिल्कुल। अगर हम हरियाणा की बात करें तो आए दिन घोटालों पर घोटाले देखने को मिल रहे हैं, और वहीं जो लोग ये कहते थे कि हम घोटालों का पर्दाफाश करेंगे, आज किस तरह से देखते हैं आप गठबंधन सरकार? ये लुटेरों की सरकार है। आज तो सारी चीज़ों की हदें पार हो गई है। कोई ट्रांसफ़र होता है तो उसमें पैसा लिया जाता है, कोई काम किसी को अलॉट किया जाता है तो उसमें पैसा लिया जाता है, कोई अगर किसी की नौकरी लगती है छोटी मोटी, आज तो डीसी रेट पे लगने वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं। लुटेरों का गिरोह है, दोनों हाथों से लूटने में इस प्रदेश को लगा हुआ है। मेरे पास दस्तावेज आने वाले हैं जो मैं सेशन के दौरान पत्रकार साथियों को दिखाऊंगा। एक रोड बन रही है उकलाना से बरवाड़ा 4 लेन, जिसमें ऐसे लोगों को काम दे दिया गया जो उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, और 25% अबाव। आप सोच सकते हो कि 25% पैसा कितना होता है। जो चीज़ 1 रुपये में होनी थी वो 1.25 रुपये में दी गई है। और उसमें जो लोग दूसरे टेंडर डालने जा रहे थे उनको टेलीफोन कर करके रोका गया कि आप कोई भी टेंडर नहीं करोगे, इसमें आपको कोई दूसरा काम फिर अलॉट करेंगे। उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, वो भी मैं सुनवाऊंगा कि भाई हमें रोका गया, हमारे पास फलां फलां का टेलीफोन आया, उनमें सारे नाम उन्होंने बताए हैं किस किस का फ़ोन है। वो मैं सारी चीज़ जब सेशन आएगा, जब हाउस में इन सब बातों पे चर्चा होगी, तब वो सारी चीज़ दिखाऊंगा भी किस तरह के लुटेरे आज सत्ता में बैठे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं या फिर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, वो कहते थे कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देंगे, लेकिन आज हरियाणा बेरोज़गारी के मामले में नंबर 1 बनता जा रहा है। और ऐसे में जब नौकरियों की बात आती है तो बाहर के लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। ये सिर्फ समझ बाग दिखाए गए थे युवा को, ये किसी के हित से नहीं है। जो चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, जो उनके चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाके किसी के यहाँ गिरवी रख सकते हैं, जो चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक बन चुके हैं, आज वो लोग किसी गांव में बढ़ के दिखाओ, आज कहीं सभा करके दिखाओ, आज कहीं जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ। कोई भी बीजेपी का जेजेपी का किसी की भी हिम्मत नहीं है। इन्होंने बड़ौदा का जो चुनाव था, उपचुनाव जो था, इन बीजेपी वालों ने चौधरी देवीलाल का पोस्टर भी लगाया था, लेकिन वहाँ के लोग जानते थे इस बात को कि ये चौधरी देवीलाल के गद्दार हैं, इसलिए इनको तसल्ली कराई लोगों ने। आज युवाओं से मतलब नहीं और कोई किसान से मतलब नहीं, आज तो सिर्फ पैसा चाहिए।
शराब का घोटाला, सब चीज़ों में घोटाले है। कोई चीज़ आप बता दो मुझे जिसमें घोटाला नहीं है, अकेले शराब नहीं। अभय जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि 6 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था बड़ौदा चुनाव से पहले। तब भी आपने ये कहा था कि ऐसा समय आएगा कि लोग इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। क्या किस आधार पे आपने ये भविष्यवाणी की थी? मैं इनको जानता था, मुझे पता था कि ये लोग जो हैं इतने ओछे काम करेंगे, इतने छोटे जी। स्तर पे जाएंगे कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। इसलिए मैंने ये बात कही थी और आज उस बात पे मोहर लग गई कि नहीं लग गई? कहीं जाके दिखाओ ना। अभय जी, अगर हम आम जनता की बात करें तो जो रसोई गैस का जो सामान होता है, चाहे वो किचन की बात हो या फिर गैस की बात हो या फिर पेट्रोल डीजल की बात हो, दाम आए दिन आसमान को छूते जा रहे हैं। जो लोग कपड़े निकाल कर चिल्ला कर कहते थे कि महंगाई हो गई, महंगाई होगी, लेकिन आज वो लोग चुप हैं। आप ये देखो, इस काम के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी सेंटर के सतर के ऊपर। सारे विपक्ष को एक होकर के इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन आज जो विपक्ष है वो ख़त्म हो चुका है। आज लोगों को केवल जो आज विपक्ष की भूमिका जिनको निभानी चाहिए वो खुद फंसे हुए हैं बेचारे, इसलिए विरोध नहीं कर पा रहे। अदरवाइज़ तो इस बीजेपी के राज में हर चीज़ के दाम 100 गुना बढ़ गए। खाद के बढ़ गए, बीज के बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, रसोई गैस के बढ़ गए। आप मुझे कोई चीज़ बता दो जो सस्ती हुई है। दोगुनी आय का किया था, हाँ, और खर्चा दुगना कर दिया। आए हुए कहीं करी नहीं, आए करने की बजाय तो उसको कैसे उसकी आयु उससे छीनी जाए, इसके लिए योजनाएं बना दी। अभय जी, अंतिम प्रश्न, आप अकेले विधायक थे लेकिन अब विधायक भी नहीं रहे और उसके बावजूद भी जो किसानों की जो मांग है वो लगातार अभी भी जारी है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अभय चौटाला का आगामी कदम क्या रहेगा? हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की है, उनकी बनाई हुई पार्टी है। और चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमज़ोर आदमी को अगर सरकार ने परेशान किया तो उन्होंने उसकी मदद करी। हमारी पार्टी पे लेबल है कि किसानों की पार्टी है। आज किसान के साथ सरकार का बहुत बुरा व्यवहार है। किसान को कैसे कमज़ोर किया जाए, सरकार इसी काम में लगातार लगी हुई है। अगर आज हम अपनी भूमिका को ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे तो कल लोग हमें कहेंगे कि आपको जो जिम्मेदारी चौधरी देवीलाल दे करके गए थे उसको आप कैसे पूरा कर रहे। हमने फैसला पहले दिन से ले लिया था कि हम इस मामले में किसान के साथ खड़े होंगे, और केवल किसान के साथ खड़े नहीं हुए हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन का हिस्सा है। पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से आया हुआ किसान जो आज किसी बॉर्डर पे बैठे हैं, जहां आज उसका ध्यान रख रहे हैं, वहीं आंदोलन को और मजबूत किया जाए, इसके लिए लगातार अपने साधनों से जाकर के उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और मैं भी हर रोज़ कहीं पे भी हूँ, चाहे किसान आंदोलन कैसे मजबूत हो, इसके लिए लगातार लोगों से संपर्क करता हूँ। ये थे जुबान के धनी और कद्दावर नेता अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है कि आज सरकार ने जो वायदे किए थे उन सभी वायदों में सरकार विफल रही है, और इनका ये भी कहना है कि जो लोग किसानों के साथ खड़े होने के दावे करते हैं वो ही आज जनता को धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी तरफ से ये भी दावा किया गया है कि आने वाले समय में ये आंदोलन में और भी ज़्यादा भूमिका निभाएंगे। इन्होंने इस्तीफ़ा तो दिया ही दिया है, इसके अलावा अगर इनको और भी कोई बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो ये उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस इस्तीफे का इस किसान आंदोलन पर और प्रदेश की राजनीति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।